वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इजी मेथड्स की आप लोगों के लिए। आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले हम इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी को देखा, सेकंड वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया, उनके टाइप्स देखे। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा, छोटा वीडियो बनाया थर्ड वीडियो में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, हुक्स लॉ को पढ़ा। ठीक है, आज उसके जस्ट आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। ओके, तो देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन हम लोगों ने देख रखा है, क्या रिलेशन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस डायरेक्टली, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन जो है वो होता है हमारे पास में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ ने दोनों जो है फिजिकल टर्म्स में रिलेशन रिप्रेजेंट किया कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। आज की वीडियो क्लास में हम एक सॉलिड को कंसिडर करने वाले हैं और उस सॉलिड से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। किस टाइप का ग्राफ बनता है, ये सारी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो पेन और कॉपी साथ रखिए और आज का टॉपिक लिखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टॉपिक लिखिए स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व। ओके, ये लीजिए, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, देखिए तो जो है हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो है हम लोग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेन आएगा ना, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है और ये जो फंडा है आपका वो स्ट्रेस है। इसको आप स्ट्रेस कह देंगे, सिग्मा से इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है एक सॉलिड को कंसिडर करना है और सॉलिड को कंसिडर करके हम क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर एप्लीकेबल करेंगे। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स एप्लीकेबल होगा, बॉडी इलोंगेट करेगी, इलोंगेशन आएगा बॉडी में, और बॉडी में जिस टाइप का इलोंगेशन आ रहा है उस इलोंगेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल शेप में भेजेंगे, फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, बट पिछली वाली कंडीशन से ज्यादा एप्लीकेबल करेंगे इस बार। और फिर जो ग्राफ बना, बॉडी ने जो रिएक्ट करे, किस टाइप की रिएक्ट करे, उनको फिर से हम ग्राफ में देखेंगे। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, कंसिडर करके हम डिफॉर्मिंग फोर्स को एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करके रिमूव करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3-4 बार का प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में किस टाइप का ग्राफ रिप्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे। एक चीज और नोटिस करो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करेंगे, रिमूव करेंगे, अप्लाई करेंगे, रिमूव करेंगे। मेरा सेंस ये है कि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को चेंज करूंगा। जब फर्स्ट केस में डिफॉर्मिंग फोर्स की जो भी वैल्यू है, सेकंड केस में डिफॉर्मिंग वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा, थर्ड केस में और भी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग सॉलिड पे जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एप्लीकेबल करेंगे, वो जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है वो वेरिएबल है। एक माइंड में ये चीज सेट करके रखें। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना है हमें एफ। देखिए ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है, मतलब आप क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे बार बार। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो फोर्स था उसके इंक्रीज करके सेकंड कंडीशन, फिर उससे इंक्रीज करके थर्ड कंडीशन, तो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन भी चलता जाएगा हमारा ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए जब फर्स्ट कंडीशन पे ये क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स एप्लीकेबल करा, अप्लाई करा। ठीक है, तो जब डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करा, वन साइडेड है ना। ठीक है, चलो दोनों साइड कर लेते हैं। ये देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स लॉन्गिट्यूडिनली एप्लीकेबल है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए,
एक क्रॉस सेक्शन एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो यहां पर देखो हुक्स ने हमें ये बता दिया कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स एप्लीकेबल करेंगे, ऑब्जेक्ट में जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में इलोंगेशन उतना ही आएगा। ठीक है, मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट में हमें यह समझ में आया कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मतलब क्या हुआ, मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। ओके, हुक्स लॉ जो है वो क्या है, वैलिड, वैलिड हो गया हुक्स लॉ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा देखिए, अब हुक्स लॉ एक लिमिट तक वैलिड होता है, उसके आगे वैलिड नहीं होता है। तो देखिए जैसे जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। आप ग्राफ में आए, अब ग्राफ में देखिए यहां पर ये फिलहाल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड ग्राफ में अभी किस सिचुएशन पर है, ये वाली सिचुएशन पर है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते इलोंगेशन आया, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते देखिए ग्राफ कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। यूं ये लीजिए ग्राफ स्ट्रेट गया। ठीक है, ओ से लेके ए तक ग्राफ स्ट्रेट चला, मतलब हुक्स लॉ यहां तक वैलिड है। ठीक है, देखो यहां तक हुक्स लॉ की वैलिडिटी आएगी, इस पॉइंट तक ये जो है यहां तक क्या है, हुक्स जो लॉ है वो आपका वैलिड है। ओके, यहां तक हुक्स लॉ है, ये जो रीजन दिख गया इस रीजन तक हुक्स लॉ है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पे स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मतलब ओ ए रीजन जो है वो प्रोपोर्शनल रीजन है, ध्यान रखिएगा। ये जो ओ ए रीजन हो गया, ओ ए, ये क्या है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रीजन है ना। ठीक है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन को लिखो, प्रोपोर्शनल रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास में प्रोपोर्शनल रीजन। ओ ए जो है वो बन गया प्रोपोर्शनल रीजन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये जो ओ ए है ये प्रोपोर्शनल रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन। ओके, ये लीजिए, अब प्रोपोर्शनल रीजन बन गया। ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे, है ना। ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बना, मतलब इस पॉइंट को आपने बोल दिया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंडीशन चलेगा ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, देखो अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अपनी ओरिजिनल शेप एल में वापस रिगेन कर गया, मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर सेकंड, वापस अगेन सेकंड कंडीशन में आप क्या करेंगे, फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। अच्छा पहले डिफॉर्मिंग फोर्स F1 था, ध्यान रखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स कितना था, F1। ठीक है, तो यहां पे रिटर्न करेंगे 4F1। जब फोर्स F1 है तो F1 के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई। ठीक है, अब जो है फोर्स की कंडीशन चेंज कर दी, F2 कर दी। जो फोर्स है वो इस बार क्या हो जाना है, F2 हो जाना, इंक्रीज कर देना है फोर्स को, है ना। देन देखिए फोर्स F2। अब देखिए F2 के लिए जब स्टडी करेंगे तब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। इस बार इंक्रीज कर दिया आपने फोर्स को, तो इंक्रीज कर दिया तो ग्राफ जो है वो देखो A से B की तरफ जाएगा। देखो ये A से कैसे गया, B की तरफ। ठीक है, इस तरीके से गया, A से B की तरफ चला गया। यहां पर एक चीज देखने को मिली कि मतलब जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो जिस रेशियो में स्ट्रेन इंक्रीज हुआ उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हुआ, स्ट्रेस कम इंक्रीज हुआ, स्ट्रेन ज्यादा आया। मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाते इलोंगेशन ज्यादा आ गया, थोड़ा सा फोर्स को थोड़ा इंक्रीज करा, इलोंगेशन हमें क्या मिला, ज्यादा मिला, स्ट्रेन ज्यादा मिला एज कंपेयर टू स्ट्रेन। ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ यहां पे ना। तो यहां पे ये समझ में आया कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां पे ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वो क्या, जो पॉइंट बी है वो कौन सा पॉइंट हो गया, वो हो गया इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट कैसे,
कि अगर मैंने यहां से अब इस F2 को रिमूव किया तो रिमूव करने पर ऑब्जेक्ट क्या चला जाएगा, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो पॉइंट बी मिला, एक नया पॉइंट मिला हमें बी, फर्स्ट केस में ए पॉइंट मिला, उसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल गए। बी में हमें बी पॉइंट मिला, सेकंड पॉइंट में बी मिला, बी को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, ओके, यील्ड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम पॉइंट है ये, और किसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहां पे आप बोलेंगे ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, पॉइंट बी। यहां पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे तो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। मतलब देखो F2 को आप हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट फिर से अपनी ओरिजिनल शेप L में आ जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आई हमें पॉइंट नंबर 2 से सेकंड टाइप का फोर्स अप्लाई करने पर। अब जो है, अब फोर्स की वैल्यू को और इंक्रीज कर देंगे, अब फोर्स को F3 कर देंगे। ये जो फोर्स है वो अब F3 आ गया, इस बार और ज्यादा इंक्रीज कर दिया फोर्स को, वेरिएबल फोर्स है, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो वैरी करेगा। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड केस में हम लोगों ने क्या करना है, फोर्स F3। अब देखिए F3 के लिए जब स्टडी करेंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, अब ग्राफ देखिए क्या चला जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, देखो ये गया ऐसे, ये गया और ये पॉइंट नंबर सी आ गया, समझ रहे हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट नंबर सी आया। अब देखिए यहां पर लाकर ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करेंगे ना डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगा, तो सॉरी मतलब बैक तो होगा बट अपनी ओरिजिनल शेप में वो नहीं जाएगा। आप वीडियो नंबर फर्स्ट देखें, उसमें सॉलिड का जो मिडिल टाइप था पार्शियली प्लास्टिक और पार्शियली इलास्टिक की सिचुएशन पे आ गया यहां पे आपका मटेरियल, मतलब बैक तो जाएगा, वापस बैक तो जाएगा बट ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से देखो जब ये जाएगा तो वापस इस ओ पॉइंट पे नहीं आएगा, ये कहां आएगा, ओ पॉइंट के बजाय किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ डैश पर आ जाएगा। देखो यहां पर एक पॉइंट मिला ओ डैश, तो ओ से ओ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एक परमानेंट क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। क्या हो गया, परमानेंट स्ट्रेन, इसको बोलेंगे परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, ये परमानेंट स्ट्रेन आपके पास में अवेलेबल हो गया। तो जब F3 फोर्स लगाया तो F3 फोर्स लगाने पर आपको ओ डैश जो है वो क्या मिला, वो परमानेंट स्ट्रेन मिल गया, परमानेंट स्ट्रेन। ओके, परमानेंट स्ट्रेन मिला, ये बात ध्यान रखना। और यहां पे हमें जो स्ट्रेन है वो किस अमाउंट मिला, लार्ज अमाउंट में मिला। ठीक है, मतलब फॉर स्मॉल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल स्ट्रेस स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है वो क्या मिला हमें, बहुत ज्यादा लार्ज मिल गया, बहुत ज्यादा बड़ा मिला। ये बात हमें पॉइंट नंबर थर्ड से क्लियरिफाई हो रही है। ओके, क्लियर हो गया। अभी देखिए, अब हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और पॉइंट नंबर 4 में इस बार क्या करना है, डिफॉर्मिंग फोर्स को F4 कर देना है। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसको F3 के बजाय F4 और भी ज्यादा इंक्रीज कर देना है, डिफॉर्मिंग फोर्स को अब और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देन फोर फोर्स F4। अब F4 के लिए कंडीशंस देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, अब यहां पर देखेंगे तो देखिए ये वाली कंडीशन आ गई, ये ठीक है, ये यहां पे मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ये जो पॉइंट डी आ गया इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब यहां पे स्ट्रेस क्या हो गया, ब्रेक हो गया, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा आगे, और फिर आगे आके क्या हो जाएगा यहां पे ये, अब देखिए अब स्ट्रेस नहीं हो रहा है, स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, जबकि इलोंगेशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट ई आ गया, इसको रैप्चर पॉइंट बोलते हैं, रैप्चर पॉइंट है ना, ध्यान रखिएगा ये रैप्चर पॉइंट है, ई जो है वो आपका रैप्चर पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 में आपको डी मिला, ये जो डी पॉइंट है इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे आप, जो डी पॉइंट है इसको बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस। अभी डी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस की कंडीशन पर है, उसके बाद में स्ट्रेस नहीं होगा,
मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स को एंड कह सकते हैं या फाइनलाइज कह सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स नेग्लिजिबल, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये कह सकते हैं पॉइंट डी, मतलब एट पॉइंट डी। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या बन गया, जीरो, क्योंकि ब्रेकिंग हो गया, स्ट्रेस ब्रेकिंग हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पे था, अब नहीं आएगा। इसके आगे अगर आप चलोगे, एट डी पे जाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी इसके आगे जाते ही, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब देखिए इसके आगे अभी भी हम नहीं रुक रहे, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को और भी इंक्रीज करे जा रहे हैं, F5 करे जा रहे हैं, F5 करे जा रहे हैं ना। तो F5 जब हमने किया तो देखो अब जो है आपका सॉलिड जो है उसकी ये सिचुएशन आ गई कि वो बहुत थिन वायर्स में कंसीडर हो गया, मतलब चेंज हो गया, बहुत थिन वायर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करने लग गया, बहुत पतले पतले वायर्स में ये कन्वर्ट हो गया। और एक सिचुएशन ऐसी आई कि पॉइंट ई पर आते आते इसके दो पार्ट्स हो गए, जहां पर ये जाके ब्रेक हो गया, उसको क्या बोला आपने, रैप्चर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हम रिटीन कर देते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो किसके लिए, फोर्स F5। अब F5 के लिए बात करेंगे तो पॉइंट हमें ई मिला, पॉइंट ई पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। देखिए क्या होगा, एट पॉइंट ई जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, है ना, वो ब्रेक हो गया। और जो पॉइंट ई है उसको आपने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया रैप्चर पॉइंट, रैप्चर पॉइंट, ये रैप्चर पॉइंट है आपका, है ना, बात समझ में आई। जो ई है उसको आपने बोला रैप्चर पॉइंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ई रैप्चर पॉइंट हो गया। ओके, अब देखिए क्या होना है, रैप्चर पॉइंट के बाद में ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, ये लीजिए, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को बोला आपने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बोला। वापस एक मिनट में समझाने का ट्राई करता हूं। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे हमने F1 फोर्स लगाया, तो जब F1 फोर्स लगाया तो हमें समझ में आया स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हुक्स लॉ वैलिड। तो एक लिमिट आई यहाँ पे OA, इसको प्रोपोर्शनलिटी रीजन बोला, प्रोपोर्शनल रीजन बोला, और A को बोल दिया आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला, ठीक है। फिर आपने F2 फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट बी वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, यील्ड पॉइंट बोल दिया। और इस मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन को इलास्टिक रीजन बोला। देखो अगर मैं पॉइंट ई तक की रीजन की बात करूं, देखो यहां से यहां तक की रीजन की बात करूं तो ये कौन सा रीजन, ये इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में जब पॉइंट 3, जब फोर्स को और इंक्रीज करा, आपने F3 कर दिया, तो अब देख रहे हैं आपको पॉइंट सी मिला। अब पॉइंट सी के बाद में आपने ऑब्जेक्ट से जो है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करा, तो रिमूविंग पर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप ओ पर ना जाके कहां गया, ओ डैश पर गया, ओ पर नहीं पहुंचा, वो ओ डैश पर आ गया। तो उस पे ऑब्जेक्ट पे क्या रह गया, एक परमानेंट स्ट्रेन रह गया, ओ डैश। तो हमें क्या मिला, एक परमानेंट स्ट्रेन मिला, ठीक है, ओ डैश की फॉर्म में एक परमानेंट स्ट्रेन मिला। यहां पे एक चीज और नोटिस हुई, स्मॉल स्ट्रेस, अगर हमारे पास देखो स्ट्रेस क्या है, बहुत स्मॉल है, स्मॉल स्ट्रेस के लिए हमें स्ट्रेन क्या मिला, बहुत लार्ज मिला, बहुत बड़ा मिला। फिर देखो हमने फोर्स को और इंक्रीज करा, F5 तक, F4 तक लेके गए, तो हमें पॉइंट डी मिल गया। देखो ग्राफ में पॉइंट डी मिला, यहां पर भी बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रेन मिला, स्ट्रेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रेन मिला, ठीक है। बट स्ट्रेस की एक लिमिट है, ठीक है। तो डी पॉइंट पर स्ट्रेस क्या हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, इसके आगे स्ट्रेस इंक्रीज नहीं करेगा, तो उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल देंगे। मतलब ये हो गया कि एट पॉइंट डी पॉइंट पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है, जीरो नहीं कहेंगे। एट पॉइंट डी रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर है, अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है, रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, ये है अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहां गया, मैक्सिमम लिमिट तक चला गया। अगर इसके आगे भी आप फोर्स लगाएंगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगा, बॉडी अपनी तरफ से कोई रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई
नहीं करेगी। इसके बाद में आप F5 की बात कर रहे हैं, तो F5 आपके पास क्या है, F5 जैसे ही लगाया तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिला जहां ऑब्जेक्ट के क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया तो वहां पर जो पॉइंट ई आया उसको क्या बोल दिया आपने, रैप्चर पॉइंट कहा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ में जो बी से लेके डी तक का रीजन है ना, बी से लेके डी तक का रीजन, इस बी डी रीजन को आप लोगों ने क्या कह दिया, इसको बोल दिया प्लास्टिक रीजन। ये प्लास्टिक रीजन है। ओके, प्लास्टिक रीजन है ना। देखिए ओ से लेके बी तक, यहां तक ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है। तो ये जो पोर्शन है ना ओ ए, ध्यान रखना कौन सा, ओ बी। तो ये जो ओ बी है ये आपके पास इलास्टिक रीजन है। और ये जो है ना बी डी, इस बी डी को आपने क्या कह दिया, इसको कह दिया आपने इलास्टिक रीजन। इसके बाद में डी के आप आगे जा रहे हैं तो फिर यहां डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई, ऑब्जेक्ट डक्टाइल हो गया, मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पर सॉलिड को जो है वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला डक्टाइल सॉलिड, फिर बर्टाइल सॉलिड एंड इलास्टोमर्स। ठीक है, तो देखिए ये किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं इनकी बात कर लेते हैं, मे बी आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए डक्टाइल और बर्टाइल सॉलिड्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, डक्टाइल और बर्टाइल सॉलिड्स को देखते हैं। ठीक है, डक्टाइल सॉलिड्स क्या है, ब्रिटल सॉलिड्स क्या है, उनको देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड है ना, देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करूं यहां पर देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, किसके बेसिस पर, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बेसिस पर, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बेसिस पर सॉलिड्स के टाइप देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो डक्टाइल हो गया, डक्टाइल सॉलिड्स है ना, डक्टाइल है ना, डक्टाइल सॉलिड्स, डक्टाइल सॉलिड्स हो गया। अब देखो ये डक्टाइल सॉलिड्स क्या हो गए, डक्टाइल सॉलिड्स में स्ट्रेस जो है स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ये कहो कि यहां पे जो प्लास्टिक रीजन होता है वो कम होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग, क्या कहें, प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है डक्टाइल सॉलिड्स में। देखो जो प्लास्टिक रीजन है देखो बहुत बड़ा, ये जो रीजन है ना ये बहुत बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा थिन वायर उतना ही ज्यादा होगा। देखो इसमें इलास्टिक रीजन तो होगा ही होगा, ठीक है, इलास्टिक रीजन भी होगा और प्लास्टिक रीजन भी होगा। देखो यहां पे इलास्टिक रीजन भी है, इलास्टिक रीजन है, बट प्लास्टिक रीजन, जो प्लास्टिक रीजन है वो क्या है, प्लास्टिक रीजन इज मोर लार्ज है, बहुत बड़ा है इलास्टिक रीजन के कंपैरिजन में। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो डक्टाइल सॉलिड्स की कैटेगरी में अवेलेबल होंगे। ठीक है, फिर देखो ब्रिटल सॉलिड्स, तो ब्रिटल का सॉलिड्स देखिए, ब्रिटल सॉलिड्स। अब ब्रिटल सॉलिड्स देखिए कैसे सॉलिड्स होंगे, ये वो सॉलिड्स होंगे, वो सॉलिड्स जहां पे प्लास्टिक जो रीजन है ना वो बहुत स्मॉल कैटेगरी में होगा। मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लास्टिक रीजन तो होगा बट जो इलास्टिक रीजन तो अवेलेबल है, बट जो प्लास्टिक रीजन है ना वो इतना स्मॉल है कि ऑब्जेक्ट थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्रेकिंग पॉइंट उसका जल्दी आएगा। मतलब ये जो रैप्चर पॉइंट है ना ये इतनी दूर अवेलेबल नहीं होगा, ये रैप्चर पॉइंट इस बी के बहुत करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि ब्रिटल जो सॉलिड्स है वहां पर इलास्टिक रीजन तो होता ही होता है बट प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल होता है। ये कह सकते हैं जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, ब्रिटल में ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, ये कह सकते हैं। थर्ड टाइप जो है वो इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स सॉलिड्स। ठीक है, ये किस टाइप का सॉलिड होता है, देखिए इलास्टोमर सॉलिड्स, ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं होता, प्लास्टिक रीजन जीरो, प्लास्टिक रीजन क्या है, इनमें जीरो है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, रबर जो है वो क्या है, वो इलास्टोमर सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। आप एक रबर अपने हाथ में लीजिए, आप उसको स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच करेंगे तो आपको ये फील होगा जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेच करते जाइए, जितना कर सकते हैं उतना करें, वो अपनी फाइनल रैप्चर सिचुएशन पे आएगा। रैप्चर का मतलब ब्रेकिंग सिचुएशन पे, जहां पे वो टूटेगा,
उस सिचुएशन पे आपको लगे कि अब ये टूटने वाला है, वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि रबर जो है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक है, मतलब उसमें क्या हो गया, किसी भी टाइप का इलोंगेशन आया ही नहीं, रहा ही नहीं, तो रबर अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। मतलब रबर में किसी भी टाइप का प्लास्टिक रीजन ही नहीं है। अगर उसमें कोई प्लास्टिक रीजन होता तो वो अपने साइज में चेंज करता, उसके साइज में चेंज नहीं आ रहा, तो सिंपल सा सेंस है कि प्लास्टिक रीजन है ही नहीं रबर के पास में। तो ऐसे जो सब्सटेंस या ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो इलास्टोमर सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पर हमने सॉलिड्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। डक्टाइल सॉलिड्स को देखा, इनमें क्या होता है, प्लास्टिक रीजन बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू इलास्टिक रीजन। ब्रिटल सॉलिड्स जैसे बिस्किट के सॉलिड, बिस्किट नहीं होता, जैसे आप बिस्किट में जो थोड़ा सा फोर्स लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ब्रेक हो जाएगा, तो बिस्किट की तरह होते हैं क्या, ब्रिटल सॉलिड्स। ठीक है, इनमें प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही होता तो है बट ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है। इलास्टोमर सॉलिड्स, इलास्टोमर सॉलिड्स में जो प्लास्टिक रीजन है वो आपका जीरो ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो क्लास में हमने इतना ही करना है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम लोगों ने देखा, उसके बेसिस पर हमने 3 टाइप के सॉलिड को स्टडी करा। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए वीडियो के रिगार्डिंग, कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें। गुड बाय, बाय बाय।